लेंथेनाइड में टोटल 14 एलिमेंट हैं और लेंथेनाइड का संकेत L है, अर्थात लेंथेनाइड को L से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें टोटल 14 तत्व है। लेंथेनियम को लेकर 15 तत्व है। लेंथेनियम के गुण ही लेंथेनाइड का गुण है, इसलिए लेंथेनियम तत्व को भी उसी में शामिल कर लेते हैं। लेंथेनाइड में तो टोटल 15 तत्व होते हैं, उन 15 तत्वों का संकेत Ln है। अब यहाँ का रहा है हैलोजेन के साथ, हैलोजेन के संग क्रिया। हैलोजेन किसे कहते हैं? हैलोजेन का संकेत आपका X है। इस हैलोजेन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टायरोसिन, यह हैलोजेन में यह एलिमेंट आते हैं। यह हैलोजेन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टायरोसिन है। यदि हम लेंथेनाइड तत्वों को हैलोजनों के संग क्रिया कराएंगे तो यह आपको यह LnX3 यौगिक बनेगा। जैसे तौर पर LaX3, जैसे तौर पर CeX3, जैसे तौर पर आपको PrX3। यह आपका हैलोजेन के साथ लेंथेनाइड तत्वों के संग रासायनिक क्रिया करने पर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब उसी लेंथेनाइड तत्वों को जल के साथ अर्थात H2O के साथ संग रासायनिक क्रिया होगा। लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन अर्थात यह LnOH3 प्लस H2 उत्पादन होगा। अब उसी लेंथेनाइड को जब कार्बन के साथ रासायनिक क्रिया कराते हैं तो लेंथेनियम कार्बाइड बनता है, या तो Cl या आपको LnC2 बना है। और इसके अलावा आपका इसी लेंथेनाइड को जब नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर यह आप लेंथेनाइड नाइट्रोजन बनता है और इस जब हम सल्फर के साथ इस लेंथेनाइड को गर्म करते हैं तो Ln2S3 बनता है। और इसी जब हम लेंथेनाइड को ऑक्सीजन के साथ ज्वलन किया जाए अर्थात ऑक्सीजन के साथ ज्वलन किया जाए, गर्म किया जाए, जलाया जाए, Ln2O3 बनेगा। लेंथेनाइड को जब अम्ल के साथ संग रासायनिक क्रिया होता है तो H2 बनता है। इस प्रकार यह लेंथेनाइडों के रासायनिक क्रिया का संक्षिप्त रूप है। ठीक, रासायनिक क्रिया का संक्षिप्त रूप है। लेंथेनाइडों का उपयोग भी है। तो लेंथेनाइड का एक उपयोग है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु जब बनता है लगभग लेंथेनाइड 95% होता है और 5% आपको आयरन होता है और लेस मात्र सल्फर से मिलकर बनता है मिश्र धातु। मिश्र धातु कवच के रूप में इस्तेमाल होता है, बंदूक के गोले के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लेंथेनाइडों का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग में भी किया जाता है। इसके अलावा टेलीविजन में स्फुर्ति उत्पन्न करने के लिए भी लेंथेनाइडों का यूज किया जाता है। एलिमेंट अर्थात आंतरिक संक्रमण तत्व की जो दूसरा श्रेणी है वह एक्टिनाइड का है। दूसरा श्रेणी जो एक्टिनाइड का है, एक्टिनियम एक तत्व है। उसके बाद के तत्व जो है उनके 14 तत्वों के गुण एक्टिनियम से मिलता है, इसलिए इन 14 तत्वों को एक्टिनियम को लेकर 15 तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं जो यह ब्लैक एलिमेंट में अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम इतना तक मानो अगर ईश्वर निर्मित एलिमेंट है। और बाद में नेपच्यून, प्लूटोनियम से लेकर लॉरेंशियम तक ये जो तत्व है यह कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और इनका अस्तित्व बहुत कम है। और इसमें से यह थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये जो तत्व है वो रेडियोएक्टिव तत्व है। इनके अंदर रेडियोएक्टिवता के गुण पाया जाता है।
रेडियोएक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिसकी नाभिक भारी होता है और हल्के नाभिकों में विखंडित होते हैं। ऐसा करने पर उनकी द्रव्यमान में क्षति होती है जो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। और इनमें से अधिकांश तत्वों के आगे बढ़ने पर यहाँ पर आगे बढ़ने पर अर्धायु कम होता जाता है। अर्धायु का मतलब होता है एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की कुल मात्रा की आधी मात्रा होने में जो टाइम लगता है उसी को अर्धायु बोलते हैं। रेडियोएक्टिव तत्वों में एक गुण है कि उनके अंदर अर्धायु पाया जाता है। यदि कोई 5 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ है जैसे यूरेनियम, उस 5 ग्राम के 2.5 ग्राम होने में जितना दिन टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं अर्धायु। अर्धायु बोलते हैं। इन एक्टिनाइड तत्वों में आगे जाने पर अर्धायु में कमी होती है और आगे के तत्वों को अर्धायु 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक हो सकता है। जैसे लॉरेंशियम LR है, इसका अर्धायु मात्र 3 मिनट रही है। इसका मतलब होता है यदि 10 ग्राम लॉरेंशियम है तो 10 ग्राम के 5 ग्राम होने में 3 मिनट लगेगा, अर्थात वो स्वतः लॉरेंशियम विखंडित होगा। और इसके अलावा सभी एक्टिनाइड में कह रहा है कि जितने भी अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाए, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाएंगे तो सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में आपका 7s2 आएगा और उसके बाद 5F1 से लेकर 5F14 तक जाएगा, क्योंकि F प्लाट के टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें सब में एक इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यह होता है। फिर उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार जो एक्टिनाइड सीरीज के तत्व है, इस थोरियम को जब बनाएंगे इसके 5F लास्ट कोर्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह होगा 5F1 और लॉरेंशियम को बनाएंगे तो इसका होगा 5F14। यह इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में जाएगा और 5F में यह आपका थोरियम से शुरू करेंगे जिसकी बाहरी कोष उप कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और उसके बाद वाला में इसके लिए होगा 5F2, इसके लिए होगा 5F3, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इसका लॉरेंशियम को होगा F14। इस प्रकार हमने पढ़ा एक्टिनाइड सीरीज जो आज कह रहा है कि F ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत दूसरा सीरीज है एक्टिनाइड को लेकर 15 तत्व है। एक्टिनाइड को छोड़ दें तो यहाँ थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक टोटल 14 तत्व है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते समय 5F1 से 5F14 जाएगा और उससे पहले 5F1 से पहले 7s2 होगा जो लगभग यह 14 तत्वों के लिए वही स्थिति होगी, 7s2 होगी। और इसमें तो बहुत से ऐसे तत्व हैं जो रेडियोएक्टिव तत्व हैं। रेडियोएक्टिव तत्वों के स्वतः विखंडन होता है जिससे उसकी द्रव्यमान में क्षति होती है और उसकी टाइम लगता है द्रव्यमान की कुल मात्रा के आदि होने में, उसी को अर्धायु बोलते हैं। और अर्धायु शुरुआत के तत्वों का अर्धायु काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बाद के तत्वों का अर्धायु कम होता है। जैसे लॉरेंशियम का अर्धायु मात्र 3 मिनट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7। अब P से बनाएंगे 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4D और 5D। तो यह उपकोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। पहले यह 1s में भरेगा और 1s के बाद
इलेक्ट्रॉन 2s में भरेंगे, और 2s से फिर बाद इलेक्ट्रॉन 2p में भरेंगे, 2p के बाद 3s उपकोष में भरेंगे, उसके बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, और 3d के बाद आपका 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद 4s, फिर 5d, फिर आपको 6p, 7s, 4s और 6p। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और d कोष उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, f उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। तो यह अधिकतम है sp6 कर s2 p6 पढ़ेंगे, तो p6 में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 6 होता है। इसका मतलब होता है 7 उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल 3 ही होता है p कक्षक, लेकिन 5, 4, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे हमें थोरियम +4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो थोरियम के जब हम बनाएंगे तो थोरियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 90। अब इधर से हम भरते जाएंगे, या 1s2, उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, फिर 6s2, फिर उसके बाद फिर 4f14, फिर 5d10, फिर 6p6, फिर 7s2। तो हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 19 हुआ कि अभी नहीं हुआ। 2, 2, 4, 16, 12, 18, 20, 13, 36, 36, 38, 48, 50, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 88, उसके बाद यह 5f2 इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पर यह सबसे बाहर के कोष में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके पहले ये 7s2 है। ये दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे या किसी को दे देंगे, तो थोरियम आयन +4, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हटाकर यह बन जाएगा, अर्थात यह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 और 6p6 होगा। या यस उपकोष से 2 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष से 2 इलेक्ट्रॉन, यह किसी दूसरे तत्व को देकर यह TH अर्थात थोरियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। शुरू करो बता। Phi प्लस 2 यह Phi प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यह Phi जो एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d6 2 to 4 6 10 2 11 6 18 20 और 26 क्या हो गया। तो जब यह Phi प्लस 2 आयन बनेगा तो यह अपने बाहरी कोष 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन परित्याग करेगा। यह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 होगा। लेकिन यह D जो है D कक्षक D के 5 ही कक्षक होता है 1 2 3 4 और 5। अब एक कक्षक में होने के नियम अनुसार पहले एक के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक इसमें जाएगा 1 2 3 4 5 और छठवां नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो चूंकि 4 जो है अयुग्मिक है और एक कक्षक युग्मिक है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन और परित्याग कर सकता है, +3 बनेगा। तो यह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हो जाएगा। 3d5 यह अधिक अस्थायी है। अधिक अस्थायी तक रुक जाए। बोलो अब शुरू कर रहे हैं। अभी जब बोलेंगे तो सहसंयोजन योगी यह एनसीईआरटी का बुक है क्लास 12 का और भाग 1 केमिस्ट्री का बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 5 है उप सहसंयोजन योगी। तो कह रहा है उप सहसंयोजन योगी किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर में बनेगा संक्रमण धातु। संक्रमण धातु किसे कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं जो बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं। अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं जिनमें धातु परमाणु और अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉन का संयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। मतलब चाहे वो धातु चाहे ऋणायन हो चाहे उदासीन जो उसके अणु है वो इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहता है। ऐसे यौगिकों को ही उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे क्लोरोफिल हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ और विटामिन B12। यह इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में या आयरन और विटामिन B12 में कोबाल्ट के उप सहसंयोजक यौगिक है। अर्थात क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, तो उसका एक एग्जाम्पल हुआ। और उपयोग और उप सहसंयोजक यौगिकों को किस काम में लाया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो पहला उपयोग विविध धातु कर्म प्रक्रमों में इसका यूज होता है। धातु कर्म अर्थात जो भूपटल से धातुएं निकलती हैं उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने में धातु कर्म करने कहते हैं, इसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियों में, औद्योगिक में बहुत सारे ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक वह है जो रासायनिक अभिक्रिया को गति को तीव्र करता है या मंद करता है, उसमें उप सहसंयोजक यौगिकों का यूज होता है और उत्प्रेरक के रूप में। इसके अलावा वैश्विक अभिकर्मकों में भी
इस उपसर्जनीय यौगिकों का यूज होता है। वैद्युत लेपन में उपसर्जनीय यौगिक का यूज होता है। इसके अलावा आपका वस्त्र रंगाई, कपड़ों की रंगाई में भी उपसर्जनीय यौगिकों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा औषध रसायन में अर्थात दवा बनाने में भी उपसर्जनीय यौगिकों का यूज होता है। और उपसर्जनीय यौगिकों के बारे में सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो स्विच के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। इस प्रकार हम लोग उपसर्जनीय यौगिकों के बारे में जाना, उसकी उपयोग जाना, उसके बारे में सबसे पहले किसने विचार किया था, ये सब जाना। संगी यौगिक है क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, पेट्रोलियम क्लोराइड। इसमें यह क्रोमियम के साथ क्लोराइड आयन है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हुआ। कोबाल्ट क्लोराइड में यह संयोजकता 2 है, सामान्य संयोजकता। पेट्रोलियम क्लोराइड में संयोजकता आपकी 2 है। अब कोबाल्ट थर्ड मतलब कोबाल्ट की संयोजकता 3, कोबाल्ट की संयोजकता 3 या कोबाल्ट की संयोजकता 3 वाले क्लोराइड यौगिकों यह हुआ कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिक। अमोनिया के साथ बने हुए विभिन्न यौगिक आपका यह है। एक कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ बना हुआ यह यौगिक है, दूसरा का यह है, तीसरा यह है, चौथा यह। कौन है? कोबाल्ट क्लोराइड। यह कोबाल्ट क्लोराइड है अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिक। यह विभिन्न यौगिक का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड अधिक में डालने पर सिल्वर नाइट्रेट अधिक में डालने पर सिल्वर क्लोराइड देता है। यह आपके इसका एग्जाम्पल लिया गया है क्रोमियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया गया है। ये लिख रहा है क्रोमियम क्लोराइड, यह आपका हो गया। इसमें अमोनिया के साथ विभिन्न यौगिक में सिल्वर नाइट्रेट अधिक में डालने पर आपको सिल्वर क्लोराइड देता है। जैसे 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड यह अमोनिया के यौगिक है, इसमें 3 मोल सिल्वर क्लोराइड देता है। और 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड यह अमोनिया के यौगिक है, जिसमें 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देता है। 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड है अमोनिया के यौगिक को 1 मोल सिल्वर क्लोराइड देता है, और यह भी 1 मोल सिल्वर क्लोराइड देता है। इसमें देखेंगे रंग है आपका पीला, नील लोहित, हरा, बैगनी। यह उसकी फार्मूला है, यह उसकी विलयन चालकता है 1:3, 1:2, 1:1, और हरा बैगनी दोनों का 1:1 ही है। ऐसे यौगिक को समावयव यौगिक कहते हैं। समावयव यौगिक वह होते हैं जिनकी संरचना सूत्र एक समान होता है, लेकिन उसकी गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक को समवायी यौगिक, और इस पूरी घटना को समवायता बोलते हैं। एक बार फिर देख लें, यह दोनों का फार्मूला एक ही दिख रहा है। यह दोनों यौगिक का फार्मूला एक ही दिख रहा है। ये 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के यौगिक, जिस दोनों में अमोनिया एक समान है। और यह आपका हरा के लिए है, यह बैगनी के लिए है। दोनों का संरचना सूत्र समान है, अणु सूत्र समान है, लेकिन इनकी विशेषता, इनकी गुण अलग अलग होती है। ऐसे यौगिकों को समवायी यौगिक कहलाते हैं।